अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम एक बार फिर कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से बातचीत करेंगे और पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त एक तनाव या खिंचाव की सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें आपको पार्लिमान से जो बयान आ रहे हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा गम गुस्सा दिखाई देता है, एग्रेसिवनेस दिखाई देती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी पै दर पै कुछ फैसले और कुछ रिमार्क्स ऐसे आ रहे हैं जिससे ये पुरज़्म दिखाई देता है कि जजेस जो है कि अपने फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है कि वो पुरअज़म है। ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो मुज़ाकरात के अंदर एक तातुल पैदा हुआ था। JUI के अमीर बैरून मुल्क गए थे, उम्रा की अदायगी के लिए वापस आ चुके हैं। अब एक बार फिर इन मुज़ाकरात को शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और JUI की जानिब से PTI की क़यादत को ये पैगाम भेजा गया है। ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी सियासी तहरीक के हवाले से भी इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। बांग्लादेश में जो हालात हुए और वहाँ पे नौजवानों ने एक तहरीक शुरू की और उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हुई, पार्लियामान तहलील हुई और फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है। और इसी तरह के कुछ सूरत हाल बाज़ लोग जो है कि इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुआवजा करने किया, मुआवजा बनता है नहीं बनता, और पाकिस्तान में क्या स्टूडेंट्स या नौजवान जो है कि इस किस्म की तहरीक शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बड़ा अहम मामला ये होगा जिस पर हम बात करेंगे। और फिर मस्जिद नबवी के इमाम पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और ये पाकिस्तान में अक्सर जो है कि हरमैन शरीफैन के जो इमाम होते हैं, चाहे इमाम काबा हों या मस्जिद नबवी के इमाम, ये वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान का दौरा करते रहते हैं। सम टाइम ये खालिसतन दीनी हवाले से और जो बायलैटरल रिलेशन है उस हवाले से होते हैं, और सम टाइम जो है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों ममालिक के तल्लुकात और कुछ जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे अंदरूनी मुल्क हमारे सियासी चैलेंजेस भी या माशी चैलेंज भी हैं कि उनके अंदर भी बड़ी अहम किरदार रहा है। तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा गुफ्तगू को करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लुक है, और इसके साथ साथ राना मोहम्मद अरशद साहब जो PMLN के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हमें थोड़ी देर में जो है कि नवीद आमिर जीवा साहब जो रुकन असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिनका तल्लुक है वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और सारी चीज़ें कानूनी आइनी समझते हैं। आपने मखसूस नशिस्तों का केस देखा भी, सुना भी, फ़ैसला भी आया, उसके अंदर आधा अमल हो गया, आधा रह गया, कुछ वज़ाहत थी, इलेक्शन कमीशन ने वज़ाहत मांगी, लेकिन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो तकरीरें हैं, हुकूमत की जो तकरीरें हैं, और फिर अभी जो 2-4 दिन के अंदर जस्टिस मंसूर शाह साहब का एक जगह खिताब था, फिर उनकी कोई जजमेंट थी जो नेशनल बैंक के पेंशनर से मुतल्लिक थी, और उसके अंदर जो कमिटमेंट नज़र आ रही है फ़ैसलों को अमल करने के हवाले से, आप ये समझते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है या कोई खुदा न खास्ता टकराव की सूरत हाल होगी, हालात ख़राब हो सकते हैं, या जो है कि चाहते ना चाहते हुकूमत को अल्टीमेटली फ़ैसले पर अमल करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं आपको वजाहत के साथ कह दूं, चाहते ना चाहते फैसले पर तो अमल दरामद होना है और होकर रहेगा। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम है और आइंदा भी आम होगी। लेकिन पिछले 2.5 सालों से जो कानून साजी की हैं, पर्सन स्पेसिफिक ले लें, मैं एक एक बताना शुरू करूँगा आपको तो आप परेशान हो जाएंगे कि इस पार्लियामान ने इतनी बेतौकीरी कर ली है, अपने इख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल किया है कि लोगों का आने वाले दिनों में पार्लियामान की सुपरमेसी के ऊपर भी एतबार उठ जाएगा। मैं अभी 2-3 चीजें बता देता हूँ। आपने देखा आइन में दी थी कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का था और सूबाओं को गवर्नर का था, लेकिन आपने देखा कि सेक्शन 57 में तरमीम करके ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे देगा और ये चैलेंज किया हुआ है और ये सेटिसाइड हो जाने, ये भी मैं बता दूं आपको। फिर आपने देखा 232 के अंदर जो तरमीम की गई कि आर्टिकल 62(1)(f) में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, उसको 5 साल महदूद कर दिया गया। वो भी मैंने चैलेंज किया हुआ, नोटिस हुए हैं उसके अंदर भी। फिर आपने अभी रिसेंट तरमीम ये वाली देख लें, और ये आम आदमी के समझ के लिए जरा आसान लफ्जों में कोशिश करूंगा मैं बताने के लिए। लेकिन ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर ऐसा है कि आपने प्लान डेट पे कागज किया, आगे किया, पीछे किया। प्रोसीजरल लॉ का यानी ये तरमीम की है ना, अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, हो सकती है ना होती, वो अलग है, लेकिन ये प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से रिट्रोस्पेक्टिविटी नहीं, इफेक्ट नहीं हो सकता इसका कि आप कहें जी पुराने तरीकों में ऐसा होगा, वो तो गुजर गया।
वो तो वक्त गुजर गया। फिर एक बड़ी जबरदस्त बात है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की है। प्रोसीजर लॉ के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल आपके सामने, वो भी मैं बयान कर दूंगा। तीसरी बात है कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम कर दी है, वो सीटों की बात करता है। और वहां अगर कहा है कि अगर सीटें आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह की तो बात ही नहीं करता, चले सर्टिफिकेट आपने जमा ने कराया या नहीं कराया, उससे आप सीटें नहीं ले सकते। वरना क्या होगा, वो रिटर्नेड हो जाएगी। इसकी मिसाल यूं ही ले लें आप कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का आइन में लिखा है, 90 दिन में हुए, आर्टिकल 254 मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने रखते हुए 1 साल बाद इलेक्शन का तारीख ही बताए ना, इफेक्ट नहीं दिया हुआ। जब आइन ने इफेक्ट ना दिया हो, जब आइन ने इफेक्ट ना दिया हो, तो आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से कर नहीं सकते। फिर एक बड़ी जबरदस्त बात है कि वो पार्लियामान को पर्सन स्पेसिफिक कहते हैं कि आप अपने मफादात के लिए, सियासी जमातें अपने मफादात के लिए कि जनाब ये सीटें हमें मिलें ताकि 2/3 अक्सरियत कर सकें, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होता। और हम अक्सर लेजिस्लेचर को मेलाफिडी एट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन इट्स अ क्लासिक केस ऑफ एट्रीब्यूटिंग मेलाफिडी। और अगर सम अप करने की कोशिश मैं करूं इन चीजों को कि कहा जाता है जनाब री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आज मैं सबक पढ़ा देता हूँ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपको याद होगा हमजा शरीफ को हलफ नहीं ले रहे थे, गवर्नर नहीं ले रहा था, सदर नहीं ले रहा था, 2022 की बात कर रहा हूँ। आइन में लिखा हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अगर स्पीकर लेके स्पीकर लेगा, आप बता दें कहीं आइन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बजाय कि अदालतों का इख्तियार है कि ऐसे हालात आ जाएं तो वहां अदालत को रास्ता निकालना है, ये अदालत का इख्तियार है। फिर और आपको वो याद होगा तहरीक-ए-अदम एतमाद भी, तहरीक-ए-अदम याद है कि 28 मार्च को पेश हुई थी, 3 अप्रैल 7 दिनों के अंदर करना था, 3 अप्रैल को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, असेंबली तहलील होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को फैसला दिया। और फैसला क्या दिया? घड़ियां पीछे माजी में चले गए। 9 अप्रैल में अपना वोटिंग हुई, लेकिन हम बैठे हुए थे 3 अप्रैल में। 3 अप्रैल की, क्योंकि 7 दिनों के अंदर करना ना, तो माजी में ले गए। 3 अप्रैल को वोटिंग हुई और इमरान खान साहब को सदर वज़ीर आज़म को तो सेफारत कर दिया गया। इसी तरह तो मौजूदा 8 जज ने जो फैसला दिया है, सादा लफ्जों में ये है कि जनवरी के अंदर कागजात नामजदगी दाखिल कराए, नॉमिनेशन पेपर दिए, डेक्लेरेशन दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल ले लिया गया और उनके कैंडिडेट को फॉर्म 33 में भी नाम नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट आपको लेगी माजी में, तो जनवरी में लेगी कि जनवरी में जो टेकिंग अवे सिंबल इज नॉट अ बैनिंग अ पार्टी। और उन्होंने जनवरी में कहा है कि जनवरी के अंदर ये पार्टी मौजूद थी, पार्टी से जो आजाद डिक्लेयर किया वो डिक्लेयर कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वो 39 सीटें वो मिल गई। मतलब जो एक गलती सरजद हुई, क्योंकि तमाम जजेस का ये इत्तफाक राय था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई तो माजी मिलेगी। तो ये राना साहब, इस नुक्ता नज़र के जब हम ये देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उस वक़्त अभी अजहर साहब जैसे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वापस 3 अप्रैल की तारीख पर ले गई कि दोबारा उसके ऊपर जाके अदम एतमाद के ऊपर जो है कि वो किया जाए, या इसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो हलफ था कि वो स्पीकर ने लिया, हालांकि आइन के अंदर गवर्नर का दर्ज होता है। तो ये रास्ता निकाला जाता है कि जहाँ पर कोई एग्जेक्टिव से या किसी से मुकन्ना से कहीं पे कोई गलती सरजद हो जाए तो उसको दूर करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए, तो इस तरह से ये भी एक रास्ता निकाला गया। जो बुनियादी एक सवाल इसके अंदर ये भी पैदा होता है कि जो जमातें ये क्लेम कर रही हैं कि इजाफी सीटें दे दी, उनको अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी जो आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो रूह है उसकी, वो तो मिल चुकी हैं, ये एक्स्ट्रा उनकी अपनी नुमाइंदगी से है। तो ऐसे हालात के अंदर हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हुकूमत ख़त्म भी नहीं होगी, हुकूमत गिरेगी भी नहीं, तो फिर क्यों इतना इसरार किया जा रहा है कि नहीं ये उनको नहीं बनती, हमें ही दी जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो हमारा नौजवान बेटा लेफ्टिनेंट अजीज मलक शहीद हुआ, जो 9 अगस्त को दहशतगर्दों से जंग करते हुए 3 उस दिन शहीद हुए थे और लेफ्टिनेंट अजहर जख्मी हुए थे। आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो पेशावर CMH में एडमिट थे, उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जा चुका है। और वो पंजाब के ज़िला अटक से थे, उनका नमाज जनाजा एक पेशावर में हुआ है और एक दूसरा उनके आबाई गांव में होगा। वो 24 साल का बच्चा, मैं समझता हूँ कि जिसने अपनी जान दे दी मुल्क के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, अल्लाह ताला उनके
वालदैन को सब्र तहम्मुल अता फरमाए, उनके आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए। वो कौम का मैं समझता हूँ रोशन दरखिंदा सितारे हैं। आगे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अदर सिद्दीक साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर कानूनदान हैं। मैं तो एक आम वर्कर हूँ और देहात में रहने वाला हूं, मुझे तो कानून का इतना अंदाजा नहीं, लेकिन राणा साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ बस अगर सिद्दीक साहब जैसे सीनियर लोगों से और आप जैसे सीनियर एनालिस्ट से मैंने सुना है, देखा है, परखा है, जब हमजा शहबाज का इलेक्शन था और अक्सरियत के साथ उनको वोट दे दिया गया था, आइन के मुताबिक उनका हलफ होना था, तो गवर्नर पंजाब ने इनकार कर दिया। हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर नहीं लेते तो देन उन्होंने सेकंड ऑप्शन को अवेल किया। हमने तो वो दरवाजा खटखटाया और उसी तरह सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जब इनकार किया तो फिर चेयरमैन सेनेट ने ओथ लिया। ये तो हिस्ट्री आपके सामने है। आइन तो एक ही है 1973 का, उस पर ही सभी को अमल करना होता है, सभी उसका हलफ लेते हैं, ओथ लेते हैं और अवाम के सामने जब हम हलफ लेते हैं कि हम अपने ओथ की पासदारी करेंगे, तो फिर जब नहीं किया जाता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो या ऑनरेबल जजेस हों, आइन से बालातर कोई नहीं। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि सीटें लेने की हमें तो कोई ख्वाहिश नहीं। आपकी बात ठीक, मैं इंडोर्स करता हूं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उनको परसेंटेज के मुताबिक सीटें मिलनी थी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो अब क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद ने पहले लिस्ट जमा नहीं करवाई, ये आपके नॉलेज में है, और सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन साहब ने भी अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, दूसरी पार्टी के नाम से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, ईसीपी भी आपके आइन के अंदर है, मतहत है, बालातर अदारा नहीं। उन्होंने जो कुछ करना है वो उस आईनी दायरा कार के अंदर रहते हुए करना है। आपके आइन में लिखा है कि जब कोई आजाद आदमी इलेक्शन जीतता है कौमी या सूबाई असेंबली का, उसको ने विदिन 3 डेज किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। ये किसी घर या किसी पार्टी का अपना कानून नहीं है, आपके मुल्क का आइन का, ये इलेक्शन एक्ट में ये सब कुछ दर्ज है। तो फिर मैं अर्ज करता हूं कि जिन लोगों ने 41 या 39 लोगों ने हलफनामे जमा करवाए, बड़ी अच्छी बात है। अब ईसीपी ने वो तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जब सुन्नी इत्तेहाद ने कहा कि अप्लाई नहीं किया था। जितनी प्रोसीडिंग होती रही, राजा सुलेमान अकरम साहब, जाली जफर साहब, सब ने बात की कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दी जाए, लेकिन ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला किया, मैं उस 12 जुलाई वाले दिन को भी कोर्ट नंबर 1 में था और उससे पहले भी हमारे केस की प्रोसीडिंग हो रही थी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो ऑनरेबल जजेस का फैसला वो हमारे माथे का झूमर, हमने तो हमेशा कबूल किया है। वो 2016 में आए, 17 में आए, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 2/3 वाले नवाज शरीफ को निकाल दिया। दाना साहब, एक ये पीटीआई ये क्लेम करती है, पीटीआई ये क्लेम करती है कि क्योंकि सलमान अकरम राजा एज ए वकील भी, इंडिविजुअली भी, और फिर दूसरा जो कमल शोजब का जो केस था वो तो खातून हेड कर रही थी अपनी पार्टी विमेन विंग को, तो उनकी पिटीशन जो थी वो पीटीआई ही की पिटीशन वो कह रहे हैं तस्वर कर रहे थे, और फिर बैरिस्टर गौर भी आखिरी हेयरिंग में आ गए थे। मैं करता हूं, ये बात तमाम ऑनरेबल जजेस ने की कि आपके साथ ईसीपी ने स्टेलिमा का सलूक किया, नहीं करना चाहिए था, आपको निशान छीन लिया गया, आपने क्यों नहीं हमारे पास तशरीफ लाए? तो जनाब उसमें उसका जवाब नहीं था। मैं समझता हूं कि वो खातून वाला केस में वो एज ए लहर हुए थे और वो इंडिविजुअल केस था। अगर पार्टी का होता तो आप और मैं सभी को पता होता ना, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सलमान अकरम राजा जो कह रहे थे कि मैं गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया, मैं सुप्रीम कोर्ट आया तो यहाँ पे कहा गया अब तो इलेक्शन ही हो गए तो गैर मौसर होगी तो वापस भेज दिया। असल में वो टाइमिंग भी ऐसी बन गई थी ना, वो बिल्कुल ऐन आखिरी रात को हुआ। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी रिट दायर करते पीटीआई के नाम से, अगर उसकी रिजेक्शन होती तो देन जो सेकंड उसका ऑप्शन था उसको अवेल करते, लेकिन ऐ नहीं हो।
मैं अर्ज वैसे करता हूं कि नाना साहब हमें उस वक्त तो पीटीआई का नाम हम भी लेते तो हम पे भी सख्ती आ जाती थी तो ये बेचारे तो क्या होना था इनके साथ हाल। ये मेरे भाई, ये रिवाज, ये रस्मो रिवाज अच्छे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जब हम गुजरावाले ये आपके साथ भी हुआ, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है पहले। जब मियां नवाज शरीफ ने 2 पर्सनालिटी का नाम लिया था तो स्टेज पर बैठे हुए भी लीडरशिप भी परेशान हो गई थी। हम तो ये कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। हमने तो वो 12 अक्टूबर 99 वाला हो, वो 2017 वाला हो, वो जस्टिस आसफ खोसा साहब कहें कि रोडों पे नहीं आए, हमारे पास आए, हम करते हैं। मैं समझता हूं ऑनरेबल जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम, इंसाफ कानून के मुताबिक होना चाहिए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 जो है उसकी तशरीह हो सकती है, रीराइट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चले जरा एक ब्रेक ले लें राना साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। आप आइन में अमेंडमेंट कर दें, हमें क्या इतराज है। वो भी जस्टिस मंसूर शाह भी यही कह रहे हैं कि फैसलों पे तो अमल करना ही पड़ेगा, वरना फिर आप तरमीम कर लें कि जी फैसले में पार्लिमान मर्जी कर लें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा है रुकन असम्बली है नवीद आमिर जीवा, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बातचीत को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।